नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं क्योंकि अभी अभी आया हूं मैं बनारस से और मिर्ज़ापुर में आज गंगा यात्रा के दौरान मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की है। वो मैं दिखाऊंगा, उस पर भी बहस करूंगा। लेकिन उससे पहले ये सवाल भी बड़ा हो जाता है कि जेएनयू जैसे संस्थान से निकलने वाले शर्जिल इमाम जैसे छात्र भारत तोड़ने की बात क्यों करते हैं? क्यों लग रहा है ऐसे युवाओं पर देशद्रोह का मुकदमा? क्यों युवा हमारे देश के भटक रहे हैं और भारत को तोड़ने की ही बात कर रहे हैं? क्यों शाहीन बाग में जो धरना चल रहा है वो संविधान और लोकतंत्र की बात तो करता है लेकिन प्रेस की आज़ादी के नाम पर पत्रकारों को पीटता है? सवाल ये भी है कि आज़ादी के नारे ऐसे आंदोलनों में क्यों सुनाई दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि इस आंदोलनों के समर्थक के तौर पर पीएफआई, सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम क्यों आ रहा है? सवाल कई सारे हैं। इसी बीच शर्जील इमाम को लेकर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि शर्जील का बयान साफ है। इन्हीं सब सवालों के साथ मैंने बातचीत की योगी आदित्यनाथ से। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर शर्जील को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया। क्या सोचना है योगी आदित्यनाथ का शाहीन बाग के बारे में? क्या सोचना है योगी आदित्यनाथ का शर्जिल इमाम के बारे में? क्या सोचना है उनका उन प्रोटेस्टर्स के बारे में जो लखनऊ में बैठे हुए हैं? क्यों वो वकालत कर रहे हैं कि सरकार को इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत का कोई औचित्य नहीं है? आइए देखिए, मिर्जापुर के विंध्याचल गेस्ट हाउस में लिया उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देश में सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा है और इस विरोध के बीच देश के कई शहर इस वक्त बंधक बने हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो आपने देखा और इन्हीं सारे मुद्दों पर और उत्तर प्रदेश में जो गंगा यात्रा चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। योगी जी, मैं गंगा यात्रा की बात करूं, गंगा माँ की बात करूं कि नमामि गंगे में हम कहां तक बढ़े हैं, लेकिन इस समय वो सवाल जो देश को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है सीएए और एनआरसी को लेकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे ज़्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में देखी गई। क्यों ये हुई हिंसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्या किसी तरह का इंटेलिजेंस का फेल्यूर था, जानकारी नहीं मिल पाई? क्यों ये हिंसा हुई और क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? देखिए, ये कांग्रेस समेत विपक्ष जो हताश और निराश है, जिसने आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक वोट बैंक की राजनीति की थी, झूठे नारे दिए थे, आज वह हर तरीके से बेनकाब हो चुका है, तो अपनी हताशा और निराशा में बौखलाहट में आकर के वो हिंसा पे उतारू हुआ है। और यही कारण था कि हम लोगों ने आगजनी करने वाले तत्वों, तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों की वीडियो फुटेज ली और वीडियो फुटेज के आधार पर फिर उस प्रॉपर्टी के डैमेज की कीमत उसी से वसूलनी भी प्रारंभ की। ये चीज़ें एक अनावश्यक मुद्दे को मुद्दा बनाना और उसके नाम पे हिंसा को बढ़ावा देना या हिंसा करना, आगजनी करना, ये कतई स्वीकार्य नहीं। कानून संरक्षण सबका करेगा, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के आप आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं। और इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की समझ में बातें आई भी होंगी। सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। एनआरसी अभी रोल आउट नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और गृह मंत्री ने उसके बारे में घोषणा की है कि आने वाले समय में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये दो मुद्दे हैं तो ये जो शाहीन बाग हो रहा है, जो लखनऊ में हो रहा है, कुछ जगहों पर हो रहा है, देश के कई जगहों पर हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप क्या इसको संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन मानते हैं जैसा क्लेम किया जा रहा है? देखिए, संविधान बचाने का नहीं बल्कि संविधान विरोधी कृत्य है। यह विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। एक ऐसा कृत्य जो संविधान बचाने की आड़ में संविधान का गला घोंट रहा है।
निरीह और कमज़ोर लोगों को निशाना बना करके, उनके कंधे में बंदूक रख करके अराजकता फैलाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। इसको संविधान के साथ कतई नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो ये लोग धरने पर बैठे हैं, इनसे पूछो तो कि आखिर इनकी डिमांड क्या है। ये सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, इनको इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। कुछ लोग गुमराह होकर के आए हैं, कुछ लोग भाड़े के रूप में वहाँ पर आए हैं और भाड़ा मिलता है, धरने में बैठते हैं, नहीं मिलता है तो फिर अपना दूसरा काम करते हैं। इनका शांति से, सौहार्द से, संविधान से कोई संबंध नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि नागरिकता संशोधन कानून ये नागरिकता देने का कानून है। उन शरणार्थियों को जो 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आ गए थे। ये कानून गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप, नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुरूप इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानवता के कल्याण की दृष्टि से लागू करवाया है। जो पाप कांग्रेस ने किया था, उस पाप के परिमार्जन का एक तरीका था। कांग्रेस के पास एक अवसर था, वो देश की जनता से माफी मांगती और माफी मांग करके कहती कि उनके कारण देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इन सब के साथ जो अमानवीय और बर्बर अत्याचार हुआ है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, मोदी जी का अभिनंदन करते हैं और हम इस नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं। समय समय पर कांग्रेस की सरकारों ने और कांग्रेस के नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन उस सब के बावजूद आज जिस प्रकार का गुमराह करने वाला कृत्य कांग्रेस का है, वो अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना है और मुझे लगता है ये देश कांग्रेस की इन हरकतों को कतई स्वीकार नहीं करेगा। आंदोलन करने वाले लोगों का कहना है कि ये संविधान की भावना के विपरीत है। उनका तर्क ये है कि चूंकि सीएए में मुसलमान शब्द को जानबूझकर अलग रखा गया, इसलिए हम ये कह रहे हैं। पैक्ट किया था। पंडित नेहरू कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री थे ना, कांग्रेस के नेता थे ना। इन कांग्रेस के नेताओं को बोलने में तनिक भी शर्म आती है क्या? पंडित नेहरू और लियाकत पैक्ट की शर्त क्या थी? दोनों देश अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। गांधी जी ने 1947 में क्या बात कही थी? सितंबर 1947 में गांधी जी ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख जब चाहें तब भारत आ सकते हैं। भारत के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे। गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप, नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुरूप अगर ये कार्रवाई हो रही है, और इसमें केवल हिंदू ही नहीं है, इसमें पारसी भी है, ईसाई भी है, सिख, बौद्ध, जैनी भी हैं। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम नहीं प्रताड़ित है, प्रताड़ित ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि एनसीआर आएगा, कागज दिखाने पड़ेंगे। एक नया आंदोलन शुरू हो गया कि कागज दिखाने पड़ेंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, वो ये कहते हैं कि जानबूझकर आने वाले समय में कागज के नाम पर भारतीय मुसलमान को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। ये उनका आरोप है, ये वो बार बार कहते हैं और हर मंच से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले इस बात को कहा है कि एनआरसी असम में लागू की गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पूरे देश के अंदर अभी लागू करने का कोई भी उसका वो नहीं। एनआरसी और सीएए में कोई भी, इन दोनों में कहीं कोई वो नहीं है। एनआरसी
के बारे में भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। आप अनावश्यक रूप से अभी से चिल्लाते रहेंगे कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और इसके नाम पर एनआरसी का एक होबा खड़ा करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भारत की व्यवस्था के खिलाफ और भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता को इस चुनौती दे रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता, इसको स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। शाहीन बाग के लोग कहते हैं कि चलिए हम नाराज हैं, हम बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि हमसे सरकार बात करे, चाहे प्रधानमंत्री बात करें, अमित शाह जी बात करें, या सरकार का कोई प्रतिनिधि जाए, शाहीन बाग जाए और उनसे बात करें। क्या सरकार के प्रतिनिधि को, आप चूंकि एक सत्ताधारी दल के, केंद्र के सत्ताधारी दल के एक प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि क्या सरकार के प्रतिनिधियों को या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को या आप जैसे लोगों को शाहीन बाग जाना चाहिए? कोई औचित्य दिखाई देना चाहिए तो सरकार को बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको कोई औचित्य बिना नजर आता है? औचित्य के केवल अव्यवस्था फैलाना, उन लोगों को आगे करके, इसको लीड कौन कर रहे हैं? सीमी और हुजी से जुड़े हुए लोग, पीएफआई से जुड़े हुए लोग, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ देश के साथ सदैव गद्दारी करने वाले लोग। इन लोगों से वार्ता होगी, कानून सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों को जिनके मंसूबे भारत के प्रति दूषित हैं, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से जो कार्रवाई हो सकती है उस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब शाहीन बाग से बातचीत या शाहीन बाग जैसे आंदोलनों से बातचीत, उनका कोई औचित्य, आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का, किसी भी कार्यक्रम का औचित्य होना चाहिए। आप इसको लोकतांत्रिक कहेंगे कि आप सड़क जाम करके नागरिक आवागमन बाधित कर दें? आजादी आजादी के नारे लगाएंगे? भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के तहत आप देश की पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं? ये स्वीकार नहीं हो सकता। महाराज जी, ये भी कहा, योगी जी, ये भी कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि जैसे शर्जील, वो अलीगढ़ में 16 तारीख को भाषण देके चला गया, जानबूझकर ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है ताकि बीजेपी ये कहे, बीजेपी या आरोप लगा रहे हैं जो मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम पक्ष के कई सारे मौलाना, मेरे शो में आरोप लगाया कि शर्जील को घूमता छोड़ दिया ताकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर केंद्र और राज्य डिवाइड कर सके। कौन करा रहा है इसको? करा कौन रहा है? ये शर्जील कौन है? ये सब लोग हैं कौन? ये सब उसी गैंग के हिस्से हैं जो गैंग एक धरना, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ करा रहा है। ये सब उसी गैंग के हिस्से भी हैं। आप उसको गैंग कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं और आंदोलन करना हमारा अधिकार है। दुर्भाग्य है, आंदोलन करना कानून और संविधान के दायरे में रह करके, जो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ करना जो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आप कोई भी आंदोलन लोकतंत्र के तहत करेंगे, संवैधानिक दायरे में रह के करेंगे। संवैधानिक दायरों के बाहर जैसे आप निकलने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो फिर कानून अपना काम भी प्रारंभ करेगा। आखिरी चीज़, मेरा ये इम्प्रेशन है, मैं शाहीन बाग गया, कई सारे और धरनों पर गया, लोगों को एक प्रॉब्लम है कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी हैं, क्या उनकी आपसे जो एक विचारधारा की प्रॉब्लम है, उसके चलते ये आंदोलन खड़े हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष से मोदी जी ने शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को दिया है। आवास सबको, शौचालय सबको, विद्युत कनेक्शन सबको, रसोई गैस का कनेक्शन सबको, स्वास्थ्य की सुविधा सबको, सबका साथ सबके विकास का भाव है। जब सरकार योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो फिर इस प्रकार की कवायद अनावश्यक है। भ्रम और दुष्प्रचार से लोग दूर रहें, देश के संविधान पर विश्वास करें, मोदी जी पर विश्वास करें, भारत सरकार पर विश्वास करें,
किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने खुलकर हमसे बात की और कई सारे मुद्दों को छुआ। मैं आपको आने वाले वक्त की शुभकामना देता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए आप इसी तरह काम करते रहें और जल्दी ही चुनाव भी आने वाले हैं राज्य के अंदर, तो मुझे लगता है उसकी तैयारी भी अगले साल से शुरू हो जाएगी। योगी जी, तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ, जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। उनका मानना है कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है उनके मुताबिक उसका कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।